भय एक सार्वभौमिक भावना है जो हमारे जीवन में किसी न किसी समय पर सबको प्रभावित करती है। ये हमें हमारे सपनों को पूरा करने और पूर्णता से जीने से रोकने वाली एक शक्तिशाली बाधा हो सकती है। भय पर विजय प्राप्त करने का रहस्य में डेविड बुश हमें हमारे भयों को समझने और उन्हें सकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये पुस्तक व्यवहारिक तकनीकों, मनोवैज्ञानिक रणनीतियों और प्रेरणादायक कहानियों का एक संयोजन है जो हमें भय का सामना करने और उसे पार करने में मदद करती है। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे अपने भयों की पहचान और उन्हें चुनौती देना, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना, स्वस्थ आदतें और आत्म देखभाल प्रथाओं को अपनाना, सार्थक संबंध और सामाजिक समर्थन को मजबूत करना। डेविड बुश हमें सिखाते हैं कि भय एक दुश्मन नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास और आत्म विकास के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने असली संभावनाओं को पहचानने और एक अधिक संतोषजनक और साहसी जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। अध्याय 1, भय का स्वभाव। भय मानव अनुभव में निहित एक भावना है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें लकवाग्रस्त कर सकती है और साथ ही साथ हमारे अस्तित्व की ओर धकेल सकती है। इस अध्याय में मैं आपको भय की जड़ों तक ले जाना चाहता हूँ, इसके रहस्यों को सुलझाना और हमारे जीवन में इसके उद्देश्य को समझना चाहता हूँ। भय का मूल। भय अपनी शुद्धता में एक सहज प्रतिक्रिया है जो हमें खतरों से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। हमारे पूर्वज जंगल में घातक शिकारी का सामना करते समय भय ने उनकी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को सक्रिय किया, जो उनके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाता था। उनका दिल तेजी से धड़कता था, उनकी मांसपेशियां तन जाती थीं और उनकी इंद्रियां तेज हो जाती थीं, उन्हें आसन खतरे का सामना करने या भागने के लिए तैयार करती थी। ये प्रतिक्रिया, हालांकि आदिम है, हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हजारों वर्षों तक एक उपकरण के रूप में काम करती आई है। आधुनिक समाज में भय। हालांकि हमारे आधुनिक समाज में जिन खतरों का हम सामना करते हैं वे शायद ही कभी जानलेवा होते हैं। शेरों और बाघों की जगह हम मनोवैज्ञानिक भय का सामना करते हैं। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, अज्ञात का भय। ये भय हालांकि शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं है, लेकिन उतने ही दुर्बल कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने और अपने सच्चे संभावित तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सीखे हुए भय। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये भय जन्मजात नहीं है, बल्कि सीखे हुए हैं। प्रारंभिक अवस्था से ही हम अपने आसपास के लोगों के भय को अवशोषित करते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त और समाज सामान्य रूप से भय के बीज हमारे मन में लगा दिए जाते हैं, जो हमारे साथ बढ़ते हैं और हमारी धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए भय। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, भय स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है। वास्तव में यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है। जब हम अपने भय का सामना करने का साहस करते हैं तो हम उन आत्म लगाए गए सीमाओं को चुनौती देते हैं जो हमारे जीवन को प्रतिबंधित करती हैं। हर बार जब हम भय का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हमें एक नई आंतरिक शक्ति का पता चलता है, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की एक नई क्षमता मिलती है। व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया। इस पुस्तक में मैं आपको व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। ये पूरी तरह से भय को समाप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे प्रबंधित करने, इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने के बारे में है। मैं आपको व्यवहारिक उपकरण और रणनीतियां प्रदान करूंगा जो आपको प्रभावी रूप से अपने भय का सामना करने और प्रत्येक अनुभव से मजबूत होकर उभरने की अनुमति देंगे। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक खुले दिमाग और साहसी दिल रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। सच्ची स्वतंत्रता भय की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि इसे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने की हमारी क्षमता में है। ये पुस्तक इस यात्रा पर आपका मार्गदर्शक बनने के लिए डिजाइन की गई है, जो मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, व्यवहारिक सलाह और उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां प्रदान करती है जिन्होंने अपने भय को पार किया है। आने वाले अध्यायों में हम उन विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे भय हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो सकता है और हम इन अंतर्निहित भय की पहचान कैसे कर सकते हैं। हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमारे विश्वास और विचार हमारे भय की धारणा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और हमारे दिमाग को अधिक रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए पुनः प्रोग्राम करने की तकनीकों को जानेंगे। अध्याय 2, अपने भय को पहचानना और समझना। भय को दूर करने के लिए हमें पहले इसे पहचानना सीखना चाहिए। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि भय अक्सर अन्य भावनाओं के रूप में छिपा होता है, चिंता, तनाव, यहाँ तक कि गुस्सा। ये भावनाएं उन अंतर्निहित भय के संकेतक हो सकती हैं जिन्हें हमने सामना नहीं किया है। इन भावनाओं को पहचानना और समझना हमारे भय को दूर करने की यात्रा में महत्वपूर्ण पहला कदम है। विभिन्न प्रकार के भय हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हो सकता है। यह असफलता का भय हो सकता है जो हमें कुछ नया आजमाने से रोकता है, या अस्वीकृति का भय जो हमें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है। यह अज्ञात का भय भी हो सकता है जो हमें हमारे आराम क्षेत्र में बनाए रखता है। हमारे जीवन में इन भयों की पहचान करने से हमें उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की अनुमति मिलती है।
अपने भय को पहचानना। डेविड बुश बताते हैं कि इन विशिष्ट भयों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। उन्हें नाम देकर और पहचान कर हम उनकी कुछ शक्ति को दूर कर सकते हैं। एक उपयोगी अभ्यास है हमारे भय का जर्नल रखना, उन परिस्थितियों को नोट करना जब वे प्रकट होते हैं। ये प्रक्रिया हमें हमारे प्रतिक्रियाओं और व्यवहार पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। भय का मूल समझना। जब हमने अपने भयों की पहचान कर ली है, अगला कदम उनके मूल को समझना है। ये भय कहाँ से आते हैं? क्या वे पिछले अनुभवों, पारिवारिक प्रभावों या सांस्कृतिक विश्वासों का परिणाम है? इन प्रश्नों का अन्वेषण करके हम अपने भय की जड़ों को सुलझा सकते हैं। ये प्रक्रिया गहरी और खुलासा करने वाली हो सकती है, जो हमें दिखाती है कि हमारे व्यक्तिगत इतिहास ने हमारे वर्तमान धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को कैसे आकार दिया है। आत्म करुणा का महत्व। बुश सुझाव देते हैं कि इस प्रक्रिया में आत्म करुणा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को डरने के लिए न्याय मत करो, इसके बजाय अपने आप के प्रति दया और समझ रखें। हर कोई भय का अनुभव करता है और यह मानव स्थिति का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आत्म करुणा हमें स्वीकृति और आत्म प्रेम की जगह से हमारे भय का सामना करने की अनुमति देती है, जो व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए आवश्यक है। भय और आकांक्षाओं के बीच संबंध। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारे भय अक्सर हमारी सबसे गहरी आकांक्षाओं से जुड़े होते हैं। जो हम सबसे अधिक चाहते हैं वो भी हो सकता है जिससे हम सबसे अधिक डरते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पेशेवर सफलता की लालसा करते हैं तो हम उस क्षेत्र में असफलता का भय महसूस कर सकते हैं। इस द्वंद्व को पहचान कर हम भय को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इच्छाओं का संकेतक के रूप में देख सकते हैं। छोटे कदमों में भय का सामना करना। बुश हमें सलाह देते हैं कि अपने भय का सामना धीरे धीरे करें। ये सीधे सबसे बड़े भय में कूदने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे कदम उठाने के बारे में है जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाते हैं। हर छोटी उपलब्धि हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है कि हम बड़े चुनौतियों का सामना कर सकें। सकारात्मक कल्पना। सकारात्मक कल्पना एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको भय का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में मदद कर सकती है। यह आपके भय का सामना करते समय सकारात्मक परिणामों की कल्पना करने के बारे में है। सफलता की कल्पना करने और चुनौती को पार करने के बाद की संतुष्टि की कल्पना करने से न केवल चिंता कम होती है, बल्कि मानसिक रूप से आपको साहसपूर्वक कार्य करने के लिए तैयार करता है। नए दृष्टिकोणों का स्वागत करना। अपने दृष्टिकोणों में लचीलापन रखना और नए दृष्टिकोणों का स्वागत करना भी महत्वपूर्ण है। डर से निपटने में कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की क्षमता हमें अधिक रचनात्मक और प्रभावी समाधानों की खोज में सक्षम बनाती है। अध्याय 3, सीमित विश्वासों को समाप्त करना। सीमित विश्वास वे गहरे जमे हुए विचार हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ये विचार हम सच मान लेते हैं और जो हमारी क्षमताओं की धारणा को सीमित करते हैं। इस अध्याय में हम इन विश्वासों की पहचान और उन्हें समाप्त करने के तरीकों का अन्वेषण करेंगे जो हमारे भयों को पोषित करते हैं। सीमित विश्वासों की पहचान। सीमित विश्वास अक्सर हमारे बचपन में जड़े होते हैं, जब हम बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। माता पिता, शिक्षक या साथियों की नकारात्मक टिप्पणियां हमारे आत्मसंदेह के बीज बो सकती हैं, जो वयस्कता में हमारे साथ रहते हैं। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि इन विचारों की पहचान करने के लिए हमारे स्वचालित विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, विशेषकर तनाव या चुनौती के क्षणों में। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कभी भी यह नहीं कर सकता, या मैं हमेशा असफल होता हूँ जैसे वाक्यांश सीमित विश्वासों के संकेत हैं। इन विचारों को एक जर्नल में लिखना हमारे व्यवहार पैटर्न को समझने का एक प्रकटकारी पहला कदम हो सकता है। विश्वासों को चुनौती देना। एक बार इन विश्वासों की पहचान हो जाने के बाद अगला कदम उन्हें चुनौती देना है। क्या वे वास्तव में सच हैं? उनके समर्थन या खंडन में क्या प्रमाण है? अक्सर हम पाते हैं कि हमारे सीमित विश्वास तथ्य पर नहीं बल्कि गलत व्याख्याओं या पिछले अनुभवों पर आधारित हैं जो हमारी वास्तविक क्षमताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते। सशक्त विश्वासों को प्रतिस्थापित करना। सिर्फ सीमित विश्वासों की पहचान करना पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें सशक्त विश्वासों के साथ प्रतिस्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सीमित विश्वास है मैं अच्छा नहीं हूँ, तो इसे मैं निरंतर सीख रहा हूँ और सुधार कर रहा हूँ के साथ बदलें। सकारात्मक पुष्टि दोहराना और सफलता की कल्पना करना इन नए विश्वासों को मजबूत कर सकता है। सहयोग और प्रेरणा। हमारे वातावरण का हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमें समर्थन और प्रेरणा देते हैं, हमारी वृद्धि को तेज कर सकते हैं। ये लोग हमारे गुणों और संभावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, हमें अधिक सकारात्मक रूप से देखने में मदद करते हैं। समर्थन समूहों में भाग लेना, व्यक्तिगत विकास कार्यशालाओं में शामिल होना या एक मेंटर होना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। आत्म करुणा का अभ्यास। इस प्रक्रिया में आत्म करुणा का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। गहरे जमे हुए विश्वासों को बदलना आसान नहीं होता और यह निराशाजनक हो सकता है। पुरानी आदतों में लौट आना स्वाभाविक है।
महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को धैर्य और दया के साथ स्वीकार करना और लगे रहना। हर छोटा कदम सीमित विश्वासों को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश ऐसी कहानियों को साझा करते हैं जो दिखाती हैं कि कैसे लोगों ने महत्वपूर्ण सीमित विश्वासों को पार किया। एक प्रेरणादायक कहानी मारिया की है, जिसने अपने शैक्षिकी संघर्षों के कारण कभी सफल न होने का विश्वास किया था। इस विश्वास को चुनौती देकर और नए सशक्त विश्वासों को अपनाकर मारिया ने न केवल अपने आत्मसम्मान को सुधार किया बल्कि एक सफल उद्यमी भी बनी। व्यवहारिक रणनीतियां। नकारात्मक विश्वासों को पहचानना और बदलना। अपने नकारात्मक विश्वासों की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक विश्वासों के साथ बदलें। अनुस्मारक और संकेत बनाना। अपने नए विश्वासों को मजबूत करने के लिए अनुस्मारक और संकेतों का उपयोग करें। धैर्य और दृढ़ता। धैर्य रखें और लगे रहें, क्योंकि विश्वासों को बदलना समय और प्रयास की मांग करता है। प्रेरणा और समर्थन की खोज। प्रेरणादायक संसाधनों और समर्थन समूहों की खोज करें। अपने जीवन में इन रणनीतियों का प्रयोग। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको सीमित विश्वासों की आवश्यकता है। इन तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करें और एक कार्य योजना बनाएं। याद रखें कि विश्वासों को बदलना एक निरंतर प्रक्रिया है और हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि सीमित विश्वासों को समाप्त करना हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। अपने विश्वासों को बदलकर और सशक्त विचारों को अपनाकर हम अपने भयों को पार कर सकते हैं और एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 4। भय का सामना करने के व्यवहारिक तरीके। अब जब हमने भय की प्रकृति को समझ लिया है और अपने सीमित विश्वासों को चुनौती देना शुरू कर दिया है, तो अब समय आ गया है कि हम भय का सामना करने के व्यवहारिक तरीकों को जानें। इस अध्याय में मैं विभिन्न तकनीकों को प्रस्तुत करूंगा जो आप अपने दैनिक जीवन में भय को प्रबंधित करने और उसे पार करने के लिए लागू कर सकते हैं। क्रमिक एक्सपोजर तकनीक। क्रमिक एक्सपोजर एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो फोबियास और चिंताओं का इलाज करने के लिए होती है। इसमें भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों के लिए धीरे धीरे खुद को उजागर करना शामिल है, सबसे कम डरावनी स्थिति से शुरू करके और धीरे धीरे सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ना। ये तकनीक हमारे तंत्रिका तंत्र को भयभीत स्थिति के अनुकूल बनाने की अनुमति देती है, जिससे धीरे धीरे भय की प्रतिक्रिया कम हो जाती है। इस तकनीक को लागू करने के लिए पहले उस विशिष्ट भय की पहचान करें जिसका आप सामना करना चाहते हैं। फिर इस भय को क्रमिक कदमों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक बोलने का डर है, तो आपका क्रमिक एक्सपोजर योजना निम्नलिखित कदमों में हो सकती है। आईने के सामने बोलना, दोस्तों या परिवार के सामने बोलने का अभ्यास करना, एक सार्वजनिक बोलने के अभ्यास समूह में शामिल होना, एक छोटी बैठक में संक्षिप्त प्रस्तुति देना, धीरे धीरे दर्शकों का आकार बढ़ाना। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रमिक एक्सपोजर को आपके लिए आरामदायक गति से किया जाना चाहिए। विचार आपको अभिभूत करने का नहीं है, बल्कि सुरक्षित और प्रबंधनीय तरीके से आपको चुनौती देने का है। सकारात्मक कल्पना। सकारात्मक कल्पना एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको भय का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में मदद कर सकती है। इसमें उस स्थिति की कल्पना करना शामिल है जो भय उत्पन्न करती है और इसे सफलतापूर्वक नेविगेट करना। कल्पना न केवल चिंता कम करती है बल्कि मानसिक रूप से आपको प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करती है जब समय आता है। सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करने के लिए एक शांत स्थान खोजें जहां आपको बाधित न किया जाए। अपनी आंखें बंद करें और भयभीत स्थिति की कल्पना करें। अपने आप को उस स्थिति का सामना करते हुए शांत और आत्मविश्वास के साथ देखें। विवरण पर ध्यान दें। आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से दोहराएं ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और मानसिक रूप से आप वास्तविक जीवन की स्थिति के लिए तैयार हो सकें। गहरी सांस लेना और ध्यान। गहरी सांस लेना और ध्यान मानसिक को शांत करने और चिंता को कम करने के प्रभावी उपकरण हैं। ये प्रथाएं परासंवेदनात्मक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने में मदद करती हैं, जो विश्राम और पुनर्प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होती है और भय से जुड़े लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया का प्रतिकार करती हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। एक आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपनी आंखें बंद करें और अपने पेट पर एक हाथ रखें। अपनी नाक से गहरी सांस लें। अपने पेट को फैलते हुए महसूस करें। धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें। अपने पेट को सिकुड़ते हुए महसूस करें। इस सांस लेने के चक्र को कुछ मिनटों तक दोहराएं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने मन को शांत होने दें। ध्यान, दूसरी ओर, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की प्रथा है, जैसे सांस, मंत्र या चित्र, ताकि मन को वर्तमान में बने रहने और चिंता को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ध्यान के कई रूप हैं और आपके लिए जो सबसे अच्छा काम करता है उसे खोजने के लिए कुछ प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है। संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण। संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण एक तकनीक है जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा से आती है और नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान और परिवर्तन के लिए उपयोग की जाती है।
हमारे विचारों का हमारी भावनाओं और व्यवहारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे सोचने के तरीके को बदलने से भय और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। उस नकारात्मक विचार की पहचान करें जो आपके भय से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो जाऊंगा और सभी मुझ पर हंसेंगे। इस विचार के पक्ष और विपक्ष में प्रमाण का परीक्षण करें। क्या ये वास्तव में सच है? इसे समर्थन या खंडन करने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है? नकारात्मक विचार को अधिक यथार्थवादी और सकारात्मक विचार के साथ बदलें। उदाहरण के लिए, मैंने बहुत अभ्यास किया है और मैं इसे अच्छी तरह से करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रक्रिया से आपके नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और बदलने में मदद मिलती है, जिससे आपको अधिक संतुलित और कम भयभीत दृष्टिकोण प्राप्त होता है। सामाजिक समर्थन का महत्व। समर्थनात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना भय का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक समर्थन आपको आत्मविश्वास और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है, जिसकी आपको अपनी चुनौतियों को पार करने के लिए आवश्यकता होती है। अपने भय के बारे में दोस्तों, परिवार या मेंटर्स से बात करें और उनकी सलाह और समर्थन प्राप्त करें। इसके अलावा समर्थन समूहों या व्यक्तिगत विकास कार्यशालाओं में शामिल होने पर विचार करें, जहां आप अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं और समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों से सीख सकते हैं। ये वातावरण सामुदायिक और संबंधितता की भावना प्रदान करते हैं, जिससे आपकी यात्रा पर आप अकेले महसूस नहीं करते। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने इन रणनीतियों का उपयोग करके अपने भय का सामना किया है। एक उल्लेखनीय कहानी कार्लोस की है, जो उड़ान के डर से लकवाग्रस्त हो गया था। क्रमिक एक्सपोजर और सकारात्मक कल्पना के माध्यम से कार्लोस ने अपने भय का सामना किया और अंततः उड़ान का आनंद लिया। उनकी सफलता ने न केवल उन्हें दुनिया की यात्रा करने की अनुमति दी, बल्कि भविष्य के अन्य भयों का सामना करने के लिए उन्हें नया आत्मविश्वास भी दिया। अपने दैनिक जीवन में इन रणनीतियों को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करें जहां भय आपको पीछे खींच रहा है। इस भय को चुनौती देने और इसे पार करने के लिए इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करें। याद रखें कि भय को दूर करने का रास्ता व्यक्तिगत और अनूठा होता है। कोई एक आकार सभी के लिए फिट नहीं होता, और आपको ये जानने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करना पड़ सकता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि भय का सामना करने का अर्थ निर्भीक होना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से जीना सीखना है कि यह हमारी संभावनाओं को सीमित न करे। समय और अभ्यास के साथ आप भय के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करेंगे। इसे एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में देखेंगे जो आपको अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 5। आत्मा अनुशासन का महत्व। आत्मा अनुशासन भय को दूर करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। ये हमारी प्रवृत्तियों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता है, ताकि हम अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के प्रति समर्पित रह सकें, चाहे कठिनाइयां क्यों न हो। इस अध्याय में हम आत्मा अनुशासन को विकसित और बनाए रखने के तरीकों का अन्वेषण करेंगे, ताकि हम अधिक लचीले और सफल व्यक्ति बन सकें। डेविड बुश बताते हैं कि आत्मा अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे समय के साथ अभ्यास और दृढ़ता से विकसित किया जा सकता है। आत्मा अनुशासन हमें कठिन निर्णय लेने और पथ पर बने रहने की अनुमति देता है, भले ही हमारे सामने प्रलोभन या विचलन हो। सकारात्मक आदतें बनाना। सकारात्मक आदतें आत्मा अनुशासन की नींव हैं। अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको अधिक अनुशासन की आवश्यकता है, और उन आदतों को विकसित करना शुरू करें जो आपको केंद्रित रहने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी शारीरिक सेहत सुधारना चाहते हैं, तो एक दैनिक व्यायाम की आदत विकसित करें। कुंजी छोटे परिवर्तन के साथ शुरू करना है जो दीर्घकालिक में प्रबंधनीय और स्थायी हों। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों का होना आत्मा अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है। अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हैं, ताकि निराशा और हतोत्साहन से बचा जा सके। डेविड बुश प्रभावी लक्ष्यों के लिए स्मार्ट विधि का उपयोग करने की सलाह देते हैं। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध। ये दृष्टिकोण आपको विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमित लक्ष्यों को बनाने में मदद करता है, जिससे उन्हें ट्रैक करना और प्राप्त करना आसान हो जाता है। समय प्रबंधन का अभ्यास। प्रभावी समय प्रबंधन आत्मा अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने दिन की योजना इस तरह बनाएं कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय समर्पित कर सकें। व्यवस्थित और केंद्रित रहने के लिए टू डू सूची और कैलेंडर जैसे उपकरणों का उपयोग करें। समय प्रबंधन आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचने और अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने में मदद करता है। भावनात्मक लचीलापन विकसित करना। आत्मा अनुशासन केवल आपके कार्यों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित करने के बारे में है।
तनाव, हताशा और अन्य नकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन करना सीखें जो आपके प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं। ध्यान, गहरी सांस लेने और आत्मचिंतन जैसी प्रथाएं आपके मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद कर सकती हैं। आंतरिक प्रेरणा की तलाश। आंतरिक प्रेरणा या भीतर से आने वाली प्रेरणा बाहरी प्रेरणा की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। अपने लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत और सार्थक कारण खोजें और लगातार अपने आप को याद दिलाएं कि वे आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। यह आंतरिक प्रेरणा आपको कठिनाइयों के बावजूद आत्मा अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगी। आत्मा अनुशासन बनाए रखने के लिए रणनीतियाँ। 2 मिनट नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई कार्य 2 मिनट से कम समय लेता है तो उसे तुरंत कर लें। ये दृष्टिकोण प्रोकास्टिनेशन से बचने और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। प्रलोभनों को खत्म करना। उन विकर्षणों और प्रलोभनों की पहचान करें जो आपको आपके लक्ष्यों से विचलित करते हैं और उन्हें खत्म करने या कम करने के तरीके खोजें। यह आपके फोन की सूचनाओं को बंद करना, एक ध्यान मुक्त स्थान में काम करना या सोशल मीडिया के उपयोग के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना हो सकता है। पुरस्कार और दंड। प्रेरित रहने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें और ऐसा न करने के लिए परिणाम निर्धारित करें। पुरस्कार छोटे हो सकते हैं, जैसे ब्रेक लेना या किसी गतिविधि का आनंद लेना। पोमोडोरो तकनीक। ये समय प्रबंधन तकनीक 25 मिनट सीधे काम करने और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेने पर आधारित है। 4 काम के चक्रों के बाद एक लंबा ब्रेक लें। यह विधि आपको ध्यान केंद्रित और थकान से बचने में मदद करती है, जिससे आप अधिक उत्पादक और अनुशासित हो जाते हैं। प्रतिबिंब और समायोजन। नियमित रूप से अपने प्रगति पर प्रतिबिंबित करें और अपनी रणनीतियों को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। आत्मचिंतन आपको अपने अनुभवों से सीखने और आत्मा अनुशासन बनाए रखने की क्षमता में निरंतर सुधार करने की अनुमति देता है। प्रेरणादायक कहानियाँ। डेविड बुश उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने मजबूत आत्मा अनुशासन विकसित किया है और अपने जीवन में महान सफलता प्राप्त की है। एक उल्लेखनीय कहानी मिगुएल की है, जिसने व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना किया। आत्मा अनुशासन की निरंतर प्रथा के माध्यम से मिगुएल ने अपने भय को पार किया और अपने समुदाय में एक नेता बन गए। अपने दैनिक जीवन में आत्मा अनुशासन लागू करना। इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको आत्मा अनुशासन की कमी है। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। याद रखें कि आत्मा अनुशासन एक कौशल है जो समय और अभ्यास के साथ बनाया जाता है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि आत्मा अनुशासन भय को दूर करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आत्मा अनुशासन को विकसित और मजबूत करके हम चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना कर सकते हैं और एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 6। असफलता के डर को पार करना। असफलता का डर सबसे सामान्य और दुर्बल करने वाले भय में से एक है। ये डर हमें हमारे सपनों का पीछा करने, आवश्यक जोखिम लेने और हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। इस अध्याय में हम असफलता के डर का सामना करने और उसे पार करने के तरीकों का अन्वेषण करेंगे ताकि हम एक अधिक साहसी और संतोषजनक जीवन जी सकें। डेविड बुश बताते हैं कि असफलता का डर अक्सर हमारे बचपन से उत्पन्न होता है, जब हम सफलता को महत्व देना और असफलता से बचना सीखते हैं। असफलता के प्रारंभिक अनुभव, साथ ही हमारे माता पिता, शिक्षकों और समाज की सफलता की अपेक्षाएं, जोखिम के प्रति हमारी गहरी अरुचि और असफलता की संभावना के बारे में तीव्र चिंता पैदा कर सकते हैं। असफलता को पुनर्परिभाषित करना। असफलता के डर को पार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है असफलता का पुनर्परिभाषित करना। इसे अंतिम अंत और हमारे मूल्य का प्रतिबिंब मानने के बजाय हम इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। हर असफलता हमें मूल्यवान सबक देती है जो हमें सफलता के करीब लाती है। असफलता को पुनर्परिभाषित करने के लिए अपने पिछले अनुभवों पर विचार करना सहायक होता है और उनसे सीखे गए सबक पर ध्यान केंद्रित करना। आपने क्या अच्छा किया, आप और क्या बेहतर कर सकते थे, आप भविष्य में इन सबकों को कैसे लागू कर सकते हैं। यह विचार आपको असफलता को एक अधिक रचनात्मक और कम भयावह दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। वृद्धि मानसिकता का विकास करना। वृद्धि मानसिकता मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक द्वारा विकसित एक अवधारणा है। यह विश्वास है कि हमारे क्षमताएं और प्रतिभाएं समय के साथ प्रयास, अभ्यास और निरंतर सीखने के माध्यम से विकसित की जा सकती हैं। वृद्धि मानसिकता को विकसित करना हमें चुनौतियों और असफलताओं को सुधार और विकास के अवसर के रूप में देखने की अनुमति देता है। वृद्धि मानसिकता को विकसित करने के लिए प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल परिणामों पर। प्रयास, दृढ़ता और निरंतर सीखने को महत्व दें। छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और जो प्रगति आप करते हैं उसे पहचानें, भले ही परिणाम पूर्ण न हो। यह मानसिकता आपको आत्मविश्वास और लचीलापन के साथ असफलता के डर का सामना करने में मदद करेगी। असफलता के प्रति एक्सपोजर का अभ्यास। असफलता के प्रति एक्सपोजर एक तकनीक है जिसमें जानबूझकर खुद को उन स्थितियों में डालना शामिल है जहां असफलता की संभावना होती है।
यह अभ्यास आपको असफलता के डर को कम करने और अनिश्चितता और जोखिम के प्रति अधिक सहनशीलता विकसित करने में मदद करता है। असफलता के प्रति एक्सपोजर का अभ्यास करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप गणना किए गए सामाजिक जोखिम ले सकते हैं। कम जोखिम वाले स्थितियों के साथ शुरू करें और धीरे धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण लोगों की ओर बढ़ें। उदाहरण के लिए, आप एक नई कौशल सीखने, किसी प्रतियोगिता में प्रवेश करने या कार्यस्थल में एक विचार प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं। हर असफलता और पुनर्प्राप्ति का अनुभव आपके लचीलेपन को मजबूत करेगा और आपके डर को कम करेगा। सलाहकारों और आदर्शों की तलाश। सलाहकारों और आदर्शों का होना जिन्होंने असफलता का सामना किया और उसे पार किया, बहुत प्रेरणादायक और प्रेरक हो सकता है। उन लोगों की तलाश करें जो आपके जीवन या क्षेत्र में असफलताओं का सामना कर चुके हैं और सफलतापूर्वक उबर चुके हैं। उनके अनुभवों और असफलता का सामना करने के लिए उनके रणनीतियों से सीखें। सलाहकार आपको मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं जो आपको असफलता को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आदर्श आपको जोखिम लेने और झटकों के बावजूद दृढ़ता बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये दिखाते हुए कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश असफलता के डर का सामना करने और पार करने वाले लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं। एक उल्लेखनीय कहानी लुइस की है, एक उद्यमी जिसने अपनी स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण सुरक्षित करने से पहले कई असफलताएं झेलीं। दृढ़ता और आत्म अनुशासन के माध्यम से लुइस ने हर असफलता को अपने पिच और व्यापार मॉडल में सुधार करने के अवसर के रूप में उपयोग किया। अंततः उसने अपने आवश्यक समर्थन को सुरक्षित किया और अपनी कंपनी को सफलता की ओर ले गया। व्यवहारिक रणनीतियां। असफलता के बारे में जर्नलिंग। अपने असफलता के डर के बारे में लिखने के लिए समय निकालें। उन विशिष्ट स्थितियों की पहचान करें जहां आपने ये डर महसूस किया है और उन अनुभवों से आप क्या सीख सकते हैं, इस पर विचार करें। परिदृश्य की कल्पना। विभिन्न असफलता परिदृश्यों की कल्पना करें और सोचें कि आप उन्हें कैसे संभालेंगे। संभावित समाधान और हर स्थिति से उबरने के तरीके के बारे में सोचें। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से असफलता का सामना करने के लिए तैयार करता है और एक कार्य योजना विकसित करने में मदद करता है। पिछली उपलब्धियों की सूची। अपनी पिछली उपलब्धियों और उन समयों की सूची बनाएं जब आपने असफलता को पार किया है। उन कौशल और गुणों पर विचार करें जिन्होंने आपको उन उदाहरणों में सफल होने में मदद की। ये सूची आपको अपनी क्षमताओं की याद दिलाएगी और भविष्य की असफलताओं का सामना करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगी। अपने जीवन में इन रणनीतियों को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करें जहां असफलता का डर आपको पीछे खींच रहा है। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके इस डर को चुनौती दें और उसे पार करें। याद रखें कि सफलता की यात्रा असफलताओं और सीखने के अनुभवों से भरी होती है। हर कदम, चाहे वो छोटा या प्रतीत होता तुच्छ हो, आपको अपने लक्ष्यों और सपनों के करीब लाता है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि असफलता का डर हमारे मूल्य को परिभाषित नहीं करता बल्कि हमें बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करता है। इस डर का सामना करके और उसे पार करके हम अधिक साहसी, लचीले और अपने सच्चे जुनून और सपनों का पीछा करने में सक्षम बन सकते हैं। अध्याय 8। आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास भय को दूर करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक घटक है। आत्मविश्वास के बिना सबसे सरल लक्ष्यों को भी प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इस अध्याय में हम आत्मविश्वास को विकसित और मजबूत करने के तरीकों का अन्वेषण करेंगे ताकि हम साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भय का सामना कर सकें। डेविड बुश बताते हैं कि आत्मविश्वास एक स्थिर विशेषता नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। आत्मविश्वास आत्म स्वीकृति, आत्म जागरूकता और चुनौतियों को पार करने के अनुभवों के संयोजन से उत्पन्न होता है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके हम बेहतर ढंग से भय का सामना और पार कर सकते हैं। स्वयं को जानना। आत्म जागरूकता आत्मविश्वास को बढ़ाने का पहला कदम है। स्वयं को जानना आपके ताकतों, कमजोरियों, मूल्यों और लक्ष्यों को समझने में शामिल है। यह आत्म जागरूकता आत्मविश्वास बनाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए डेविड बुश एक व्यक्तिगत जर्नल रखने का सुझाव देते हैं जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को रिकॉर्ड करते हैं। अपनी उपलब्धियों और शिक्षाओं पर विचार करें और पैटर्न की पहचान करें जो आपको अपने प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। आत्म जागरूकता आपको अपनी क्षमताओं को वास्तविक रूप से देखने और अपनी विकास की क्षमता को पहचानने में मदद करती है। आत्म स्वीकृति का अभ्यास। आत्म स्वीकृति में हमारे सभी हिस्सों को स्वीकारना और प्यार करना शामिल है, जिसमें हमारी खामियां भी शामिल हैं। आत्म स्वीकृति हमें दूसरों के द्वारा न्याय किए जाने या अस्वीकार किए जाने के डर से मुक्त करती है और हमें प्रामाणिकता और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की अनुमति देती है। आत्म स्वीकृति का अभ्यास करने के लिए अपने नकारात्मक आत्म चर्चा को सकारात्मक पुष्टि में बदलने पर काम करें।
अपनी गलतियों या कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकतों और उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको समर्थन और स्वीकार करते हैं। याद रखें कि हर व्यक्ति अद्वितीय और मूल्यवान है। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों का होना आत्मविश्वास बनाने का एक प्रभावी तरीका है। लक्ष्य आपको दिशा और उद्देश्य की भावना देते हैं और प्रत्येक उपलब्धि आपके क्षमताओं में विश्वास को सुदृढ़ करती है। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में विभाजित करें। प्रत्येक छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा और आत्मविश्वास देगी। इसके अलावा चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को सेट करें और प्रत्येक मील का पत्थर का जश्न मनाएं। कार्य करना। कार्य आत्मविश्वास बनाने का एक प्रमुख घटक है। निष्क्रियता और विलंब आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं, जबकि ठोस कदम उठाने से आपको नियंत्रण और सुरक्षा प्राप्त होती है। छोटे, प्राप्त करने योग्य कदमों से शुरू करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाते हैं। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, आपको आत्मविश्वास बनाने और भय का सामना करने में मदद करता है। डेविड बुश एक विस्तृत कार्य योजना बनाने की सलाह देते हैं जिसमें विशिष्ट लक्ष्य, उठाए जाने वाले कदम और समय सीमा शामिल हो। ये योजना आपको एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करेगी और आपको केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करेगी। रचनात्मक प्रतिक्रिया की तलाश। रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। सक्रिय रूप से उन लोगों से राय और सलाह प्राप्त करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। प्रतिक्रिया आपके ताकतों और सुधार के क्षेत्रों पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे आपको बढ़ने और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद मिलती है। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि नियमित रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करें और इसे सीखने और सुधार के अवसर के रूप में उपयोग करें। प्रतिक्रिया को आलोचना के रूप में नहीं बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के मार्गदर्शक के रूप में देखें। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने आत्मविश्वास को विकसित और मजबूत किया है। एक उल्लेखनीय कहानी मार्कोस की है, एक युवा व्यक्ति जिसने निम्न आत्मसम्मान और असफलता के डर से संघर्ष किया। आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और निरंतर कार्रवाई के माध्यम से मार्कोस ने अपने भयों को पार किया और अपने समुदाय में एक नेता बन गए। व्यावहारिक रणनीतियां। सकारात्मक कल्पना। उन परिदृश्यों की कल्पना करें जहां आप आत्मविश्वास और सफलता के साथ कार्य करते हैं। सकारात्मक कल्पना आपकी प्रेरणा बढ़ा सकती है और मानसिक रूप से आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। आनंददायक गतिविधियों में संलग्न होना। उन गतिविधियों में भाग लें जिन्हें आप आनंदित करते हैं और जिनमें आप उत्कृष्ट हैं। ये गतिविधियां आपकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकती हैं। उपलब्धियों का जर्नल रखना। अपनी उपलब्धियों को रिकॉर्ड रखें और नियमित रूप से उन पर विचार करें। अपनी सफलताओं, चाहे वे बड़ी हों या छोटी, को लिखने से आपको अपनी क्षमता को पहचानने और मजबूत आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सकारात्मक लोगों के साथ रहना। उन लोगों के साथ रहें जो आपको समर्थन और प्रेरणा देते हैं। सकारात्मक और समर्थनकारी संबंध आपकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। अपने भयों को चुनौती देना। अपने भयों का धीरे धीरे और निरंतर सामना करें। हर बार जब आप एक भय का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार होते हैं। अपने जीवन में आत्मविश्वास को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके आत्मविश्वास को विकसित और मजबूत करें। याद रखें कि आत्मविश्वास एक कौशल है जो समय और अभ्यास के साथ विकसित होता है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास भय को दूर करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आत्मविश्वास को विकसित और मजबूत करके हम चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना कर सकते हैं और एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 9, सकारात्मक मानसिकता की शक्ति। एक सकारात्मक मानसिकता भय को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इस अध्याय में हम सकारात्मक मानसिकता को विकसित और बनाए रखने के तरीकों का अन्वेषण करेंगे ताकि हम अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकें। डेविड बुश बताते हैं कि सकारात्मक मानसिकता का मतलब वास्तविकता से इनकार करना या समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक सक्रिय और रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। सकारात्मक मानसिकता हमें अवसरों को देखने और चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखने की अनुमति देती है। सकारात्मक मानसिकता की समझ। एक सकारात्मक मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि हमारी परिस्थितियां हमारी खुशी या सफलता को परिभाषित नहीं करती हैं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया उन्हें परिभाषित करती है। ये दृष्टिकोण हमें ये शक्ति देता है कि हम अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकें, चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो। सकारात्मक मानसिकता को विकसित करने के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचारों और विश्वासों का हमारी भावनाओं और व्यवहारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलकर हम अपने जीवन के अनुभव और भय का सामना करने की हमारी क्षमता को बदल सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता सकारात्मक मानसिकता को विकसित करने के लिए एक मौलिक अभ्यास है। कृतज्ञता हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो हमारे पास है, बजाय उन चीजों के जो हमें नहीं है, और जीवन की छोटी छोटी चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि एक कृतज्ञता जर्नल रखें जिसमें आप हर दिन 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये सरल अभ्यास आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और आपको अधिकता और सराहना के स्थान से जीवन को देखने में मदद कर सकता है। सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि वे वक्तव्य होते हैं जो हम अपने सकारात्मक विचारों और विश्वासों को सुदृढ़ करने के लिए दोहराते हैं। नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि दोहराने से हमारे मन को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सकारात्मक पुष्टि बनाने के लिए अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको आत्मविश्वास या प्रेरणा की आवश्यकता होती है। वर्तमान काल में सकारात्मक वक्तव्यों को तैयार करें, जैसे मैं सक्षम और मजबूत हूं या मैं सफलता और खुशी का हकदार हूं। इन पुष्टि को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आपके सकारात्मक विश्वास मजबूत हों। सकारात्मक कल्पना। सकारात्मक कल्पना एक तकनीक है जिसमें आप खुद को उन स्थितियों में सफलतापूर्वक नेविगेट करते हुए कल्पना करते हैं जो आपके भय उत्पन्न करती हैं। यह न केवल चिंता को कम करती है बल्कि मानसिक रूप से आपको प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करती है जब समय आता है। सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करने के लिए एक शांत स्थान खोजें जहां आपको बाधित न किया जाए। अपनी आंखें बंद करें और भयभीत स्थिति की कल्पना करें। अपने आप को उस स्थिति का सामना करते हुए शांत और आत्मविश्वास के साथ देखें। विवरण पर ध्यान दें। आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से दोहराएं ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और मानसिक रूप से आप वास्तविक जीवन की स्थिति के लिए तैयार हो सकें। सकारात्मक प्रभावों के साथ रहना। हम जिस वातावरण में रहते हैं और जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनका हमारे मानसिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभावों के साथ रहना आपके सकारात्मक मानसिकता को मजबूत कर सकता है और आपको रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकता है। उन लोगों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करते हैं, समर्थन करते हैं और आपको अपने सबसे अच्छे स्व होने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक प्रभावों से बचें जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं या आपको आत्मसंदेह में डालते हैं। उन समुदायों या समूहों में भाग लें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते हैं और एक समर्थनकारी और विकासोन्मुखी वातावरण प्रदान करते हैं। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से अपने जीवन को बदलने वाले लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं। एक उल्लेखनीय कहानी एना की है, एक महिला जिसने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। कृतज्ञता, सकारात्मक पुष्टि और कल्पना के अभ्यास के माध्यम से एना ने अपने भय को पार किया और एक पूर्ण और सफल जीवन का निर्माण किया। उनकी कहानी सकारात्मक मानसिकता की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करती है। व्यवहारिक रणनीतियाँ। ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास वर्तमान क्षण में रहना और हमारे विचारों को बिना निर्णय के देखना शामिल है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे मन को शांत और स्पष्ट रखने में मदद कर सकता है। सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करना। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको प्रेरित और प्रेरित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य कदमों में विभाजित करें और प्रत्येक उपलब्धि का जश्न मनाएं। सकारात्मक लक्ष्य आपको उद्देश्य और दिशा की भावना देते हैं। नियमित आत्म देखभाल। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियमित समय निकालें। नियमित आत्म देखभाल आपको संतुलन बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करती है, जो सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नकारात्मक विचारों का पुनर्निर्माण। जब आपको नकारात्मक विचार मिलें तो उन्हें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता सोचने के बजाय मैं हर दिन सीख रहा हूँ और सुधार कर रहा हूँ सोचें। आनंददायक गतिविधियों में संलग्न होना। उन गतिविधियों में समय बिताएं जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं। ये गतिविधियां न केवल आनंद प्रदान करती हैं बल्कि आपके सकारात्मक मानसिकता को भी सुदृढ़ करती हैं। अपने जीवन में इन रणनीतियों को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप अधिक सकारात्मक मानसिकता से लाभान्वित हो सकते हैं। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित और बनाए रखें। याद रखें कि सकारात्मक मानसिकता एक निरंतर अभ्यास है और हर छोटा प्रयास मायने रखता है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि सकारात्मक मानसिकता भय का सामना करने और संतुलित जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करके हम अपने जीवन के अनुभव को बदल सकते हैं और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमें दुनिया को नई आंखों से देखने और हर दिन आशा और उत्साह के साथ सामना करने की अनुमति देती है। अध्याय 10, व्यक्तिगत विकास के लिए भय का उपयोग। भय, जो अक्सर एक बाधा के रूप में देखा जाता है,
वास्तव में प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कैसे भय को एक सकारात्मक शक्ति में बदल सकते हैं जो हमें विकास के नए ऊंचाइयों पर ले जाए। डेविड बुश ये बताते हुए शुरुआत करते हैं कि भय स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है। वास्तव में यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है। जब हम अपने भयों का सामना करने का साहस करते हैं तो हम उन आत्म लगाए गए सीमाओं को चुनौती देते हैं जो हमारे जीवन को प्रतिबंधित करती हैं। हर बार जब हम भय का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हमें एक नई आंतरिक शक्ति का पता चलता है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की एक नई क्षमता मिलती है। भय को पुनर्परिभाषित करना। भय को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय हम इसे एक संकेत के रूप में देख सकते हैं कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रख रहे हैं और एक विकास के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे आंतरिक संवाद को बदलकर हम भय को एक नकारात्मक संकेतक के बजाय एक सकारात्मक मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं। भय को पुनर्परिभाषित करने के लिए अपने आंतरिक संवाद को बदलने का अभ्यास करें। मैं इससे डरता हूँ कहने के बजाय कहें, यह मुझे बढ़ने के लिए चुनौती दे रहा है। इस छोटे बदलाव का आपके भय का सामना करने और उसे पार करने की आपकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना। भय अक्सर उन लक्ष्यों का सामना करते समय उत्पन्न होता है जो पहुंच से बाहर लगते हैं। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण लक्ष्य वही हो सकते हैं जो हमें बढ़ने की आवश्यकता होती है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना हमें नए कौशल विकसित करने, नई रणनीतियां अपनाने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि अपने चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में विभाजित करें। हर छोटी उपलब्धि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। इसके अलावा चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को सेट करें और प्रत्येक मील का पत्थर का जश्न मनाएं। लचीलापन विकसित करना। लचीलापन या प्रतिकूलता से उबरने की क्षमता भय का सामना करने और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लचीलापन हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भय का सामना करने और झटकों के बावजूद आगे बढ़ने की अनुमति देता है। लचीलापन विकसित करने के लिए आत्म करुणा और आत्म स्वीकृति का अभ्यास करें। पहचाने कि हर कोई भय और चुनौतियों का सामना करता है और गलतियां करना और उनसे सीखना ठीक है। अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो समर्थन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सीखने के अवसरों की तलाश। भय अक्सर इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। अपने डर से बचने के बजाय सक्रिय रूप से सीखने के अवसरों की तलाश करें। पाठ्यक्रमों में नामांकन करें, कार्यशालाओं में भाग लें, किताबें पढ़ें और मेंटर्स की मदद लें जो आपको आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। डेविड बुश निरंतर सीखने की मानसिकता अपनाने पर जोर देते हैं। अपने आप में सीखने और सुधार करने की क्षमता पर विश्वास करें। यह मानसिकता आपको भय को एक बाधा के बजाय विकास और सुधार के अवसर के रूप में देखने में मदद करेगी। कार्यवाही करना। भय को पार करने का सबसे प्रभावी तरीका है कार्यवाही करना। निष्क्रियता और विलंब भय को बढ़ाते हैं, जबकि ठोस कदम उठाने से आपको नियंत्रण और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। छोटे, प्राप्त करने योग्य कदमों से शुरू करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाते हैं और धीरे धीरे बड़े चुनौतियों की ओर बढ़ें। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं जिसमें विशिष्ट लक्ष्य, कदम और समय सीमा शामिल हो। ये योजना आपको स्पष्ट रोड मैप प्रदान करेगी और केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करेगी। प्रेरणादायक कहानियाँ। डेविड बुश उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने भय का उपयोग व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया है। एक उल्लेखनीय कहानी जेवियर की है, एक युवा व्यक्ति जो सार्वजनिक बोलने के डर से जूझता था। लगातार अभ्यास और क्रमिक एक्सपोजर के माध्यम से जेवियर ने न केवल अपने भय को पार किया बल्कि एक सफल प्रेरक वक्ता बन गया। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे भय का सामना करने से नए अवसर और उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। व्यवहारिक रणनीतियां। डर और उपलब्धियों का जर्नल रखना। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपने डर और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड करें। अपनी उपलब्धियों को भी नोट करें और विचार करें कि भय ने आपके विकास में कैसे योगदान दिया है। सकारात्मक कल्पना का अभ्यास। अपने भविष्य की सफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बाद की भावना की कल्पना करें। सकारात्मक कल्पना आपकी प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। रचनात्मक प्रतिक्रिया और निरंतर सीखना। सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया और सीखने के अवसरों की तलाश करें। रचनात्मक प्रतिक्रिया आपको सुधार के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जबकि निरंतर सीखना आपको नए कौशल और ज्ञान से लैस करता है। अन्वेषण मानसिकता अपनाना। अपने डर से बचने के बजाय उन्हें अन्वेषण के अवसर के रूप में अपनाएं। भय को नए कौशल, रुचियों और क्षमताओं की खोज के अवसर के रूप में देखें। ये दृष्टिकोण आपको जिज्ञासा और उत्साह के साथ भय का सामना करने की अनुमति देगा। अपने जीवन में इन रणनीतियों को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां भय आपको पीछे खींच रहा है। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके उस भय को प्रेरणा और विकास के स्रोत में बदलें।
याद रखें कि भय को प्रबंधित करने और अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीखने से आप अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर अधिक प्रगति करेंगे। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि भय हमारे मूल्य को परिभाषित नहीं करता बल्कि हमें बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करता है। भय का सामना करके और इसे व्यक्तिगत विकास के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके हम नए ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 11 आत्म स्वीकृति का महत्व। आत्म स्वीकृति व्यक्तिगत विकास और भयों को पार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमारे संपूर्ण स्व को, जिसमें हमारी कमजोरियां और खामियां भी शामिल हैं, स्वीकारने और प्यार करने की क्षमता है। इस अध्याय में हम आत्म स्वीकृति को विकसित करने और इसे अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के तरीकों का अन्वेषण करेंगे। आत्म स्वीकृति का अर्थ। आत्म स्वीकृति का मतलब केवल अपनी ताकतों को पहचानना नहीं है, बल्कि अपनी खामियों और कमजोरियों को भी स्वीकार करना और उन्हें प्यार करना है। ये प्रक्रिया हमें आत्मनिर्णय और आलोचना से मुक्त करती है और हमें एक अधिक प्रामाणिक और संतुलित जीवन जीने की अनुमति देती है। डेविड बुश बताते हैं कि आत्म स्वीकृति एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आत्म स्वीकृति हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हम अधिक प्रभावी ढंग से भय का सामना कर सकते हैं। आत्म स्वीकृति के लाभ। आत्म करुणा। आत्म स्वीकृति हमें अपने आप के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील होने की अनुमति देती है। ये हमें हमारे गलतियों से सीखने और खुद को बिना निर्णय के सुधारने की क्षमता देती है। आत्मविश्वास। जब हम अपने संपूर्ण स्व को स्वीकारते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपनी खामियों के बावजूद अपने आप में विश्वास करने लगते हैं। भावनात्मक स्थिरता। आत्म स्वीकृति हमें भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। ये हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव और चिंता को कम करने में सहायता करती है। संबंधों में सुधार। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हम दूसरों को भी स्वीकारने और समझने की क्षमता विकसित करते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत करता है। आत्म स्वीकृति विकसित करने की तकनीकें। दर्पण अभ्यास। हर दिन दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को प्यार और स्वीकार करने वाले वाक्यांश बोलें। यह अभ्यास आपके आत्म स्वीकृति और आत्म सम्मान को मजबूत करता है। पॉजिटिव जर्नलिंग। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपनी ताकतों, उपलब्धियों और उन समयों को रिकॉर्ड करें जब आपने अपनी खामियों को स्वीकार किया है। नियमित रूप से इस जर्नल पर विचार करने से आपकी आत्म स्वीकृति की भावना बढ़ेगी। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। ये प्रथाएं आपको अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखने की अनुमति देती हैं, जिससे आप अपने संपूर्ण स्व को स्वीकार सकते हैं। रचनात्मक प्रतिक्रिया। अपनी खामियों और विकास के क्षेत्रों को सुधारने के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। इसे सुधार के अवसर के रूप में देखें और इसे आत्मनिर्णय का कारण न बनने दें। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने आत्म स्वीकृति को अपनाया और अपने जीवन को बदल दिया। एक उल्लेखनीय कहानी मारिया की है, जिसने अपने आत्म संदेह और आत्मनिर्णय के साथ संघर्ष किया। आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा के अभ्यास के माध्यम से मारिया ने अपनी आत्म सम्मान को बढ़ाया और एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने लगी। व्यवहारिक रणनीतियां। आत्म निर्णय को पहचानना और बदलना। अपने आत्म निर्णय के विचारों की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक पुष्टि में बदलें। अनुस्मारक और संकेत बनाना। अपने आत्म स्वीकृति को मजबूत करने के लिए अनुस्मारक और संकेतों का उपयोग करें। यह आपके फोन पर नोट्स, अलार्म या पोस्ट इट नोट्स हो सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता। आत्म स्वीकृति विकसित करने के लिए धैर्य रखें और लगे रहें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। प्रेरणा और समर्थन की खोज। प्रेरणादायक संसाधनों और समर्थन समूहों की खोज करें जो आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं। अपने जीवन में आत्म स्वीकृति लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको आत्म स्वीकृति की कमी महसूस होती है। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके आत्म स्वीकृति को विकसित और मजबूत करें। याद रखें कि आत्म स्वीकृति एक निरंतर प्रक्रिया है और हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि आत्म स्वीकृति भय को पार करने और संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आत्म स्वीकृति को अपनाकर हम चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना कर सकते हैं और एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। आत्म स्वीकृति हमें अपने संपूर्ण स्व को प्यार और स्वीकार करने की अनुमति देती है, जिससे हम अपने असली शक्ति और क्षमता को पहचान सकते हैं। अध्याय 12 साहस का निर्माण। साहस वह गुण है जो हमें भय के बावजूद कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारी मान्यताओं, मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की क्षमता है, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों। इस अध्याय में हम साहस को विकसित और मजबूत करने के तरीकों का अन्वेषण करेंगे ताकि हम अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ सकें। साहस की परिभाषा। साहस का मतलब केवल बाहरी खतरों का सामना करना नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्षों और संदेहों का सामना करना भी है।
साहस में हमारी असुरक्षाओं, कमजोरियों और अज्ञात से जुड़े भय का सामना करना शामिल है। ये हमारी प्रतिबद्धताओं और मूल्यों के प्रति सच्चे रहने का साहस है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। डेविड बुश बताते हैं कि साहस किसी जन्मजात गुण के बजाय एक कौशल है जिसे अभ्यास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। साहस हमें चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने की शक्ति देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। साहस के विभिन्न प्रकार: शारीरिक साहस, शारीरिक खतरों या कठिनाइयों का सामना करने का साहस। मानसिक साहस, मानसिक संघर्षों और संदेहों का सामना करने का साहस। भावनात्मक साहस, कठिन भावनाओं और संबंधों का सामना करने का साहस। नैतिक साहस, नैतिक और नैतिक मानकों के प्रति सच्चे रहने का साहस। साहस को विकसित करने की तकनीकें: छोटे कदम उठाना। साहस को विकसित करने के लिए छोटे, प्रबंधनीय कदम उठाएं। हर छोटी सफलता आपको अधिक आत्मविश्वास और साहस देती है। जोखिम लेना। छोटे जोखिम लेकर साहस का अभ्यास करें। यह आपको अनिश्चितता और अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार करता है। सकारात्मक पुष्टि। अपने आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। नियमित रूप से सकारात्मक वक्तव्यों को दोहराएं जो आपके साहस को मजबूत करते हैं। स्वयं को चुनौती देना। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए खुद को चुनौती दें। नई और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करें और उनसे सीखें। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश साहस का सामना करने और उसे पार करने वाले लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं। एक उल्लेखनीय कहानी क्लारा की है, जिसने एक नई नौकरी के लिए अपने सुरक्षित कार्य को छोड़ दिया। साहस और आत्मविश्वास के साथ उसने नई चुनौतियों का सामना किया और अपने करियर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उनकी कहानी साहस की शक्ति को दर्शाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी साहस को अपनाएं। व्यवहारिक रणनीतियां। साहस के क्षणों का जर्नल रखना। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपने साहसिक क्षणों को रिकॉर्ड करें। अपने साहस का जश्न मनाएं और उन समयों पर विचार करें जब आपने अपने भय का सामना किया। रोल मॉडल्स की तलाश। उन लोगों की तलाश करें जिन्होंने साहस के साथ अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है। उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों से सीखें। समर्थन की तलाश। साहस को विकसित करने के लिए समर्थन प्राप्त करें। दोस्तों, परिवार या मेंटर्स से सहायता प्राप्त करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके साहस को बढ़ावा देते हैं। मनोरंजन और विश्राम। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद आराम और मनोरंजन के लिए समय निकालें। यह आपको पुनः ऊर्जा प्रदान करता है और आपके साहस को बनाए रखने में मदद करता है। अपने जीवन में साहस को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको साहस की आवश्यकता है। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके साहस को विकसित और मजबूत करें। याद रखें कि साहस एक निरंतर अभ्यास है और हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि साहस भय को दूर करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। साहस को विकसित और मजबूत करके हम चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना कर सकते हैं और एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। साहस हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अपने सपनों का पीछा करने की अनुमति देता है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। अध्याय 13। समर्थन और सामाजिक संबंधों की भूमिका। संबंध और सामाजिक समर्थन हमारे भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं। दूसरों के साथ सार्थक संबंध हमें समर्थन, प्रेरणा और एक जुड़ाव की भावना प्रदान करते हैं, जो भय का सामना करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम स्वस्थ संबंधों के निर्माण और बनाए रखने के तरीकों और सामाजिक समर्थन के महत्व का अन्वेषण करेंगे। डेविड बुश ये बताते हुए शुरुआत करते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है और उन्हें पनपने के लिए सार्थक संबंधों की आवश्यकता होती है। सामाजिक अलगाव और समर्थन की कमी हमारे तनाव और चिंता के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जबकि सकारात्मक संबंध हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। सामाजिक समर्थन की समझ। सामाजिक समर्थन विभिन्न रूपों में आ सकता है, जिसमें भावनात्मक, व्यवहारिक, सूचनात्मक और संगत समर्थन शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार का समर्थन हमारी भय का सामना करने और चुनौतियों को पार करने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनात्मक समर्थन, इसमें दूसरों से समझ, देखभाल और प्रेम प्राप्त करना शामिल है। ये समर्थन हमें मूल्यवान और समझे जाने का अनुभव कराता है। व्यवहारिक समर्थन, इसमें व्यवहारिक और ठोस सहायता शामिल होती है, जैसे कि कार्यों में मदद या सामग्री संसाधनों की पेशकश। सूचनात्मक समर्थन, इसमें सलाह, जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल है जो हमें सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। संगत समर्थन, इसमें उन लोगों की उपस्थिति शामिल होती है जिनके साथ हम गतिविधियों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं, जिससे हमें जुड़ाव और संबंध की भावना मिलती है। स्वस्थ संबंधों का निर्माण। स्वस्थ संबंधों का निर्माण करने के लिए प्रभावी संचार कौशल, सहानुभूति और विश्वास विकसित करना महत्वपूर्ण है।
डेविड बुश निम्नलिखित रणनीतियां प्रदान करते हैं ताकि हमारे संबंध मजबूत और सार्थक बन सकें। सक्रिय सुनना। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें और दूसरे व्यक्ति के कहने में वास्तविक रुचि दिखाएं। बाधित न करें और उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रश्न पूछें। कृतज्ञता व्यक्त करना। दूसरों के समर्थन और उपस्थिति के लिए धन्यवाद और मान्यता व्यक्त करना संबंधों को मजबूत करता है और पारस्परिक सराहना का वातावरण बनाता है। प्रामाणिक होना। प्रामाणिकता मजबूत संबंधों की कुंजी है। खुद बने और दूसरों को आपको वैसे ही जानने दें जैसे आप वास्तव में हैं। सहानुभूति का अभ्यास। ये समझने और महसूस करने की कोशिश करें कि अन्य लोग क्या अनुभव कर रहे हैं। सहानुभूति संबंध और आपसी समझ को मजबूत करती है। स्वस्थ संबंधों को बनाए रखना। स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के लिए समय और ध्यान समर्पित करें और आवश्यकता पड़ने पर समर्थन देने के लिए तैयार रहें। गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। उन गतिविधियों में भाग लें जिन्हें आप एक साथ आनंद लेते हैं और सार्थक अनुभव साझा करते हैं। खुली और ईमानदार बातचीत। अपने जीवन के लोगों के साथ खुली और ईमानदार बातचीत बनाए रखें। अपनी भावनाओं, जरूरतों और चिंताओं के बारे में बात करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। संघर्षों का स्वस्थ समाधान। संघर्ष किसी भी संबंध का एक प्राकृतिक हिस्सा है। असहमति को रचनात्मक रूप से संबोधित करें। समाधान और समझौते की तलाश करें जो दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाए। नए संबंधों की तलाश। मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ नए संबंधों की तलाश करना भी महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। उन गतिविधियों और समूहों में भाग लें जो आपको रुचिकर लगते हैं और नए दोस्तों को बनाने के लिए बातचीत शुरू करने में संकोच न करें। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि सामुदायिक या ऑनलाइन समूहों में शामिल हों जो समान रुचियों और लक्ष्यों को साझा करते हैं। ये वातावरण आपको नए लोगों से मिलने और नए सार्थक संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने सामाजिक समर्थन और सार्थक संबंधों के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया है। एक उल्लेखनीय कहानी मार्ता की है, जो नए शहर में बसने के बाद अकेलापन और अलगाव का सामना कर रही थी। सामुदायिक गतिविधियों और स्वयंसेवा समूहों में शामिल होकर मार्ता ने नए दोस्त बनाए और एक जुड़ाव और समर्थन की भावना प्राप्त की जिसने उनके जीवन को बदल दिया। व्यवहारिक रणनीतियां। नियमित संपर्क बनाए रखना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें, चाहे वो फोन कॉल, संदेश या व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से हो। समूह गतिविधियों में भाग लेना। नए लोगों से मिलने और नए संबंध बनाने के लिए रुचिकर गतिविधियों और समूहों में शामिल हों। अन्य लोगों को समर्थन देना। जब जरूरत हो, दूसरों को समर्थन देने के लिए तैयार रहें। समर्थनकारी संबंध परस्पर आदान प्रदान पर आधारित होते हैं। स्वीकृति और माफी। दूसरों को उनकी खामियों के साथ स्वीकारें और जब संघर्ष उत्पन्न हो तो माफी का अभ्यास करें। स्वीकृति और माफी स्वस्थ और दीर्घकालिक संबंधों के लिए आवश्यक हैं। अपने जीवन में इन रणनीतियों को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए अपने वर्तमान संबंधों का मूल्यांकन करें और उन्हें मजबूत करने के तरीके खोजें। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके नए संबंध बनाएं और बनाए रखें। याद रखें कि संबंध और सामाजिक समर्थन हमारे कल्याण और भय को पार करने की हमारी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि संबंध और सामाजिक समर्थन एक पूर्ण और लचीले जीवन के लिए आवश्यक हैं। सार्थक संबंधों का निर्माण और बनाए रखकर हम भय का सामना करने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और उन समर्थन की आवश्यकता के समय में प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ संबंध हमें प्यार, देखभाल और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे हम चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना कर सकते हैं। अध्याय 14। आत्म देखभाल का महत्व। आत्म देखभाल शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम खुद का सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो हम भय का सामना करने और पार करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। इस अध्याय में हम आत्म देखभाल के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे और यह समझेंगे कि कैसे आत्म देखभाल हमारे जीवन को संतुलित और संतोषजनक बना सकती है। डेविड बुश ये बताते हैं कि आत्म देखभाल कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। हमारे दैनिक जीवन में जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के कारण आत्म देखभाल के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। आत्म देखभाल हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक है और हमें भय और तनाव का सामना करने की ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। आत्म देखभाल की समझ। आत्म देखभाल में कई गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए और सुधार सकती हैं। ये गतिविधियां शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ भोजन से लेकर ध्यान और विश्राम तकनीकों तक कुछ भी हो सकती हैं। डेविड बुश सुझाव देते हैं कि आत्म देखभाल का पहला कदम आपकी व्यक्तिगत जरूरतों की पहचान करना है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है और उसकी आत्म देखभाल की जरूरतें अलग अलग होती हैं।
अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें अधिक ध्यान और देखभाल की आवश्यकता है और एक व्यक्तिगत आत्मा देखभाल योजना विकसित करें जो आपकी जरूरतों और जीवन शैली के अनुसार हो। शारीरिक आत्मा देखभाल। हमारे शरीर का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। शारीरिक आत्मा देखभाल में संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और नियमित चिकित्सा जांच शामिल हैं। स्वस्थ भोजन, संतुलित और पौष्टिक आहार हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। डेविड बुश ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करने और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और शर्करा से बचने की सलाह देते हैं। नियमित व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ है। व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है जो मस्तिष्क रसायन है जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। चलना, दौड़ना, तैरना या योग करना जैसी गतिविधियां आपके दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। पर्याप्त नींद। नींद हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक है। नींद के दौरान हमारा शरीर और मन पुनः प्राप्त और पुनर्जीवित होते हैं। सुनिश्चित करें कि आप हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लें और नींद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नियमित नींद की दिनचर्या स्थापित करें। भावनात्मक आत्मा देखभाल। भावनात्मक आत्मा देखभाल में हमारे भावनाओं को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना और हमारे भावनाओं को व्यक्त करने और प्रक्रिया करने के तरीके खोजना शामिल है। भावनात्मक अभिव्यक्ति। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके खोजें, चाहे वह दोस्तों या परिवार से बात करके, जर्नल लिखकर या कला या संगीत जैसी रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होकर। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आपको उन्हें प्रक्रिया करने और जमा हुए तनाव को छोड़ने में मदद मिलती है। सीमाओं को स्थापित करना। ना कहने और स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करने की क्षमता भावनात्मक आत्मा देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। सभी मांगों और प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य महसूस न करें। अपने कल्याण को प्राथमिकता दें और आराम और पुनर्प्राप्ति के लिए जगह बनाएं। समर्थन प्राप्त करना। जब आपको आवश्यकता हो, समर्थन प्राप्त करने में संकोच न करें। दोस्तों, परिवार या चिकित्सक से अपनी भावनाओं और चिंताओं के बारे में बात करें। दूसरों का भावनात्मक समर्थन बहुत सांत्वना और मजबूती दे सकता है। मानसिक आत्मा देखभाल। मानसिक आत्मा देखभाल में हमारे मस्तिष्क की देखभाल और इसे सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखना शामिल है। मानसिक उत्तेजना। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके मस्तिष्क को चुनौती देती हैं और उत्तेजित करती हैं। किताबें पढ़ें, पहेलियां हल करें, नई कौशल सीखें या दिलचस्प बहस और चर्चाओं में भाग लें। ध्यान और ध्यान का अभ्यास आपको शांत और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। नियमित ध्यान तनाव और चिंता को कम करता है और एकाग्रता और भावनात्मक भलाई में सुधार करता है। मानसिक आराम। जैसे हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी आराम की जरूरत होती है। आराम और डिस्कनेक्ट करने के लिए समय निकालें। गहरी सांस लेने या योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें ताकि आपका मन शांत हो सके। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने आत्म देखभाल का अभ्यास करके अपने कल्याण और भय को प्रबंधित किया है। एक उल्लेखनीय कहानी इसाबेल की है, जो अपने अध्याय 15 भय को शक्ति में बदलना। भय को अक्सर एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है जो हमें सीमित करती है, लेकिन इसे एक शक्तिशाली प्रेरक बल में बदलना संभव है। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि कैसे भय को एक सकारात्मक शक्ति में बदला जा सकता है जो हमें विकास और सफलता की ओर प्रेरित करता है। डेविड बुश इस यात्रा में हमें मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि भय को शक्ति में बदलना एक मानसिकता और दृष्टिकोण का परिवर्तन है। भय को समझना। भय हमारे मस्तिष्क की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें खतरों से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। ये लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है जिससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। हालांकि आधुनिक जीवन में हमारे भय अक्सर शारीरिक खतरों के बजाय मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होते हैं। इसे एक अवसर के रूप में देखने से हमें अपनी संभावनाओं का पूर्ण उपयोग करने का मौका मिलता है। भय को शक्ति में बदलने की रणनीतियां। भय की पहचान और स्वीकार्यता। अपने भय की पहचान करना और उसे स्वीकार करना पहला कदम है। अपने डर को लिखें और उन पर विचार करें। स्वीकार करें कि वे आपके अनुभव का एक हिस्सा हैं और उनसे भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। भय का सामना करना। अपने भय का सामना करने के लिए छोटे, प्रबंधनीय कदम उठाएं। यह एक्सपोजर थेरेपी जैसी तकनीकों का उपयोग करके किया जा सकता है, जहां आप धीरे धीरे अपने भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों का सामना करते हैं और उन्हें सहन करने की क्षमता विकसित करते हैं। भय को सकारात्मक में बदलना। जब आप भय महसूस करते हैं तो अपने दृष्टिकोण को बदलें और इसे एक चुनौती के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या यह अनुभव मुझे कैसे बढ़ा सकता है। यह मानसिकता बदलाव आपको भय को एक प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग करने में मदद कर सकता है। लक्ष्य निर्धारित करना। अपने भय को संबोधित करने के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक बोलने का डर है तो छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करें और धीरे धीरे बड़े दर्शकों की ओर बढ़ें। आत्म प्रेरणा का उपयोग।
प्रेरक उद्धरण, किताबें या व्यक्तियों का उपयोग करें जो आपको प्रेरित करते हैं। उनके अनुभवों से सीखें और अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित हों। प्रेरणादायक कहानियां। डेविड बुश उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने अपने भय को शक्ति में बदल दिया। एक उल्लेखनीय कहानी कार्लोस की है, जिसने असफलता के डर को एक सफल उद्यमी बनने की प्रेरणा के रूप में उपयोग किया। अपनी असफलताओं से सीखकर और लगातार सुधार करते हुए कार्लोस ने अपने व्यवसाय को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे भय को एक सकारात्मक प्रेरक बल में बदला जा सकता है। व्यावहारिक रणनीतियां। भय और उपलब्धियों का जर्नल रखना। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपने भय और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड करें। अपनी उपलब्धियों को भी नोट करें और विचार करें कि भय ने आपके विकास में कैसे योगदान दिया है। सकारात्मक कल्पना का अभ्यास। अपने भविष्य की सफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बाद की भावना की कल्पना करें। सकारात्मक कल्पना आपकी प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। रचनात्मक प्रतिक्रिया और निरंतर सीखना। सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया और सीखने के अवसरों की तलाश करें। रचनात्मक प्रतिक्रिया आपको सुधार के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जबकि निरंतर सीखना आपको नए कौशल और ज्ञान से लैस करता है। अन्वेषण मानसिकता अपनाना। अपने डर से बचने के बजाय उन्हें अन्वेषण के अवसर के रूप में अपनाएं। भय को नए कौशल, रुचियों और क्षमताओं की खोज के अवसर के रूप में देखें। ये दृष्टिकोण आपको जिज्ञासा और उत्साह के साथ भय का सामना करने की अनुमति देगा। अपने जीवन में इन रणनीतियों को लागू करना। इन रणनीतियों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां भय आपको पीछे खींच रहा है। इस अध्याय में वर्णित तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके उस भय को प्रेरणा और विकास के स्रोत में बदलें। याद रखें कि भय को प्रबंधित करने और अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीखने से आप अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर अधिक प्रगति करेंगे। डेविड बुश अध्याय का निष्कर्ष देते हुए याद दिलाते हैं कि भय हमारे मूल्य को परिभाषित नहीं करता, बल्कि हमें बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करता है। भय का सामना करके और इसे व्यक्तिगत विकास के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके हम नए ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं।